आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 50 प्लस सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों ऐसे कुछ 50 सवाल जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो किसी भी सिविल इंजीनियर को पता होने चाहिए, या फिर आप ऑफिस में वर्क करो या फिर साइट पे वर्क करो, पर ये जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज है दोस्तों आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप सिविल स्टूडेंट हो और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये अगर 50 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो जरूर आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो सबसे पहले तो एक्सकेवेशन होता है, उसके बाद होता है पीसीसी वर्क मतलब प्लेन सीमेंट वर्क, देन होता है फुटिंग फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्लेन बीम का जो है कास्टिंग होता है, उसके बाद अर्थ फिलिंग होता है जो प्लेन बीम के अंदर, देन देयर इज अ डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स, देन देयर इज अ कॉलम कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन, ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद स्टेयर कास्टिंग होता है, उसके बाद स्टेयर कास्टिंग होने के बाद बीम और स्लैब का जो कास्टिंग है वो होता है, उसके बाद लिंटर एंड छज्जा का कंस्ट्रक्शन होता है, देन देयर इज अ फ्लोरिंग वर्क, उसके बाद प्लास्टरिंग वर्क होता है, देन देयर इज अ पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग वर्क, और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, देन प्लम्बिंग वर्क एंड एट दी एंड पेंटिंग वर्क। दोस्तों इतने सारे जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। तो दोस्तों कंक्रीट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विड्थ एंड थिकनेस टुगेदर। कंक्रीट की जो लेंथ विड्थ और थिकनेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। तो सपोज हमारे पास जो कंक्रीट है वो 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर, मतलब उसकी लेंथ 1 मीटर क्यूब है, विड्थ 1 मीटर क्यूब है और हाइट 1 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, उसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंक्रीट का वॉल्यूम कितना मिला, 1 मीटर क्यूब, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी डायमेंशन चेंज हो गया, आपको सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रेनफोर्समेंट। जो कंक्रीट है उसको कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये आपने कवर बहुत सी जगह पे देखा होता है, ये कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो concrete cover for reinforcement is required to protect the rebar against the corrosion and to provide the resistance against the फायर। दोस्तों जनरली क्या होता है, जो रेनफोर्समेंट होते हैं, ठीक है, उनको कोरोजन से बचाने के लिए, जैसे जैसे कोरोजन कब स्टार्ट होता है, जब उसको मॉइस्चर मिलता है, राइट। तो मॉइस्चर कब मिलेगा, जब वो हमारा रेनफोर्समेंट कंक्रीट के बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर ही रखना है जिससे मॉइस्चर उसके तक ना पहुंच पाए, ठीक है। और दोस्तों फायर रेजिस्टेंस, क्योंकि जब आग लगती है तो डायरेक्ट वो स्टील को अगर गर्म करेगा तो जल्दी हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, इससे कंक्रीट कवर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू चेक द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लेवल कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो लेवल चेक करने के लिए तो आपको आंसर देना होगा कि आई विल चेक द लेवल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट बाय स्पिरिट लेवल, डंपी लेवल एंड लेवलिंग पाइप। दोस्तों ये तीन चीजें, तीन जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे लेवल चेक करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो डंपी लेवल, उसका स्टाफ दोस्तों, ठीक है, डंपी लेवल और स्टाफ दोनों एक साथ में यूज होते हैं लेवल चेक करने के लिए। उसके बाद हमारा स्पिरिट लेवल है, ठीक है, उसके बाद है हमारा लेवलिंग पाइप। दोस्तों ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है साइट पर यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक। डंपी लेवल है उसमें हम मिनिमम रीडिंग कितना ले सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो दोस्तों विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल वी कैन टेक 5 mm एक्यूरेट रीडिंग और मिनिमम रीडिंग। दोस्तों डंपी लेवल जो होता है उसके अंदर हम मिनिमम रीडिंग जो है वो 5 mm तक ही ले सकते हैं, उससे कम हम रीडिंग नहीं ले सकते, राइट। तो जो डंपी लेवल है उसका लिस्ट काउंट या फिर मिनिमम रीडिंग हम कितना ले सकते हैं, 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार ऑन साइट। दोस्तों स्टील बार का यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टील बार जो होता है
उसका यूनिट वेट दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसका नाम वो है दोस्तों डी स्क्वायर अपॉन 162। डी मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ स्टील। जो ये स्टील है उसका डायमीटर एमएम के अंदर आपको लेना है, और डी स्क्वायर डायमीटर ऑफ स्टील का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 160 करोगे तो यूनिट वेट ऑफ स्टील बार आपको मिल जाएगा, चाहे वो 8 mm हो, 10 mm हो, जो भी साइज डायमीटर का आपका स्टील हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट दी वेट ऑफ 10 mm डाया एंड 12 मीटर लेंथ स्टील बार ऑन साइड। दोस्तों साइड पर जो 10 mm डाया का स्टील आता है और 12 मीटर उसकी लेंथ आती है। जनरली साइड पे जो स्टील आता है उसकी लेंथ होती है 12 मीटर की। तो ऐसे स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो दोस्तों ऐसे स्टील का वेट कैलकुलेट करने का कैसे करेंगे, तो बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट वेट ऑफ 10 mm डाया स्टील विद द डायमीटर। तो 10 mm डाया है स्टील बार है, राइट, उसका जो यूनिट वेट है उसको हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ जो है 12 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो दोस्तों यूनिट वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या था, डी स्क्वायर अपॉन 162, और लेंथ कितनी है 12 मीटर। तो डी मतलब क्या है 10 mm, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो दोस्तों 10 स्क्वायर अपॉन 162 करेंगे तो पॉइंट यूनिट वेट कितना आ जाएगा, 0.617 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो दोस्तों ये जो है 10 mm डाया और 12 मीटर लेंथ का जो स्टील है उसका वेट कितना आएगा, 7.40 kg। दोस्तों इस तरह से यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। इंटरव्यू में दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ 60 mm डाया एंड 12 मीटर लेंथ ऑफ स्टील ऑन साइड। दोस्तों 16 mm एंड 12 मीटर, 16 mm का डाया और 12 मीटर लेंथ हो ऐसा स्टील बार का वेट कैसे कैलकुलेट होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है मुझे कमेंट कीजिए। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन में उसका आंसर बताया था, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करके मेरे को आंसर करना है। तो जरूर कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको कमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। दोस्तों स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। जो कंक्रीट क्यूब होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जो आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो क्यूब यूज करते हैं उसकी साइज है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू व्हाट टू डू इफ एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट टू डू इफ एनी कंक्रीट क्यूब फेल्स इन 28 डेज कंप्रेशन टेस्ट। दोस्तों अगर क्यूब टेस्टिंग में 28 दिन में अगर कोई कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो फेल होता है, मतलब उसकी जितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। सपोज एग्जांपल के तौर पर ले ले, अगर 28 दिन में M20 ग्रेड का कंक्रीट है और 28 दिन के बाद अगर उसकी 28 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ नहीं आती, तब क्या किया जाएगा? तब दोस्तों इफ द कंक्रीट क्यूब फेल्स इन द स्ट्रेंथ टेस्ट, आई विल कंडक्ट द कोर कटर टेस्ट ऑन द कंक्रीट एंड सेंड द रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी। दोस्तों कोर कटर टेस्ट किया जाता है, राइट, उसके बाद उसको उसकी रिपोर्ट है वो हायर अथॉरिटी को भेजी जाती है, ठीक है। कोर कटर में भी अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं आती है तो ये कंक्रीट है हमें डिसमेंटल करना होगा, डिसअप्रूव करना होगा। Then the next question, what is the mix ratio for M20 grade of concrete? M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मिक्स रेशियो क्या होगा? तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स रेशियो है 1 जैम 1.5 जैम 3। 1 क्या होगा सीमेंट, 1.5 क्या होगा सैंड और 3 क्या होगा हमारा एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील। दोस्तों स्टील की डेंसिटी कितनी है? तो स्टील की डेंसिटी है 7850 kg पर मीटर क्यूब। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, जब यूनिट वेट कैलकुलेट करते हैं तब भी इसकी रिक्वायर होती है। तो स्टील की जो डेंसिटी है वो है 7850 kg पर मीटर क्यूब। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इन Fe415 स्टील ग्रेड डी 415 मतलब 415 क्या इंडिकेट करता है, राइट। जो Fe415 स्टील आता है 415 स्टील आता है उसमें 415 क्या है, तो दी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो 415 क्या इंडिकेट करता है, ये स्टील जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इंडिकेट करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट। 50 kg का जो दोस्तों सीमेंट बैग आता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.035 मीटर क्यूब जो है दोस्तों उसका वॉल्यूम होता है। जो 50 kg बैग जनरली मिलता है, देखिए यहाँ पे 50 kg लिखा है, तो उसका वॉल्यूम कितना है 0.035 मीटर क्यूब। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ। दोस्तों एवरेज स्टेयर विड्थ कितनी होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर? तो ये दोस्तों स्टेयर विड्थ मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारी लंबाई की बात कर रहे हैं, तो ये करीबन 900 mm करीब होती है, मतलब ठीक है। तो मिनिमम दोस्तों 900 mm दोस्तों होनी चाहिए, मतलब 3 फीट के करीब मिनिमम विड्थ होनी चाहिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द स्टेयर शुड नॉट एक्सीड, स्टेयर का जो स्लोप है दोस्तों ये वाला वो 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो स्लोप है, ये एंगल जो बनता है, ठीक है, ये जो एंगल बनता है वो 40 डिग्री से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। उसके बाद है द मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन स्टील इन द कॉलम, द मेन स्टील जो डायमीटर है कॉलम के अंदर वो कितना होना चाहिए, मिनिमम डायमीटर, तो 12 mm का मिनिमम डाया होना चाहिए। ये जो आपको स्टील दिख रहा है मेन स्टील, ठीक है, रिंग तो मिनिमम 8 mm की हम यूज कर सकते हैं, पर मेन स्टील जो है मिनिमम 12 mm का होना चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करें, ठीक है। देन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितनी है, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप इंच में अगर लेंगे तो 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच की आपकी ब्रिक पड़ेगी। देन दोस्तों व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो जिसके अंदर स्टील एम्बेड होता है, उसकी यूनिट वेट कितना है, तो उसका यूनिट वेट है 2500 kg पर मीटर क्यूब। अगर पीसीसी हो मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो जिसके अंदर दोस्तों रेनफोर्समेंट नहीं हो तो उसका 2400 kg पर मीटर क्यूब करीब होता है, राइट दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद 1 एकड़ इज इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट होता है, तो 1 एकड़ बराबर करीबन 43,560 स्क्वायर फीट होता है, राइट, 43,560 स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़ बराबर। देन होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम, यूटीएम का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, राइट। देन सीमेंट एक्सपायर, आपका सीमेंट कितने महीने बाद एक्सपायर हो जाती है, तो करीबन 3 महीने बाद दोस्तों सीमेंट एक्सपायर हो जाती है, तो याद रखना 3 महीने से कम ड्यूरेशन में हमें सीमेंट यूज कर लेना है। देन 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है, तो करीबन 10.76 स्क्वायर फीट होता है। 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट होता है। देन व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 25 mm स्टील बार, तो करीबन 25 mm का जो यूनिट वेट होता है 3.85, कैसे कैलकुलेट करना है, d²/162 का फॉर्मूला लगाना है तो आपको यूनिट वेट मिल जाएगा। तो 25 mm का कितना होता है 3.85 kg पर मीटर। देन 1 हेक्टर बराबर कितना एकड़ होता है, तो 1 हेक्टर बराबर 2.47 एकड़, 1 हेक्टर में 2.47 एकड़ दोस्तों हमारा होता है। देन 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है, तो करीबन 3.78 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर 3.78 लीटर होता है। देन 1 किलोन्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1 किलोन्यूटन बराबर 101.97 kg होता है, मतलब किलोग्राम होता है। 1 किलोमीटर बराबर 101.97 kg होता है। देन 1 टन इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1 टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो 1000 किलोग्राम होता है, राइट। 1 टन में 1000 kg या फिर 1000 kg बराबर 1 टन होता है। देन दोस्तों मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज अलाउ, मतलब दोस्तों कितने ऊपर से हमें कंक्रीट का फ्री फ्लो दोस्तों अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों कई बार कंक्रीट बहुत ऊपर से फेंका जाए तो उसके अंदर सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो कितने ऊपर से कंक्रीट को हमें फेंकना चाहिए, तो करीबन 1.5 मीटर दोस्तों अलाउड है, उससे ज्यादा हमें हाइट से कंक्रीट को नहीं डंप करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसीसी, एसीसी मतलब क्या और उसका फुल फॉर्म क्या है। एसीसी मतलब दोस्तों होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, दोस्तों वो जनरली अभी जो है ब्रिक के रिप्लेसमेंट में हाई राइज बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं, राइट। फ्लाई ऐश से बने लाइट वेट सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक होते हैं दोस्तों, राइट। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द लेवल वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेवलिंग पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो डंपी लेवल का दोस्तों ज्यादातर यूज होता है लेवलिंग के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे। देन मिनिमम बार्स इन सर्कुलर कॉलम शुड बी, सर्कुलर कॉलम के अंदर मिनिमम कितने बार होने चाहिए, तो 6 बार्स होने चाहिए, राइट। जो सर्कुलर कॉलम है उसके अंदर मिनिमम 6 नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी, एनडीटी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी, दैट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी, तो जिसका फुल फॉर्म है जोसेफ साइक्रिल बैमफोर्ड, राइट, जोसेफ साइक्रिल बैमफोर्ड, ठीक है, जेसीबी का फुल फॉर्म है। देन विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी सॉइल डिटरमाइन करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट है जो हम सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं। देन रिंग एंड बॉल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रिंग एंड बॉल एपरेटस जो होता है दोस्तों वो किस मटेरियल के प्रॉपर्टी चेक करता है, तो वो मटेरियल है दोस्तों बिटुमिन।
उसके बाद मिनिमम हुक लेंथ एज पर आईएस कोड, हुक लेंथ जो होती है स्टील के अंदर कितनी होती है, तो 75 mm दोस्तों। ये जो हमारा बैंड है राइट, उसकी लेंथ मिनिमम 75 mm होनी चाहिए। हुक जो है दोस्तों उसकी लेंथ मिनिमम 75 मतलब या फिर 9D के करीब होनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज द एक्स्ट्रा लेंथ इन बेंट अप बार। दोस्तों बेंट अप के अंदर दो ये एक्स्ट्रा लेंथ है, ठीक है। जब हम इसको बेंड करते हैं तो एक्स्ट्रा लेंथ जो होती है वो 0.45 इंटू एक्स होती है। एक्स क्या होता है, ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो इसे एक्स बोला जाता है, मतलब 0.45 इंटू एक्स हमें ऐड करना पड़ता है एक्स्ट्रा लेंथ। देन है व्हाट द स्ट्रक्चरल डिजाइन सॉफ्टवेयर, मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन के सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, तो ऑटोडेस्क, ऑटोकेड, स्टैट्रो, सेव, रिसा, नाविसवर्क और ऑटोडेस्क, रेविट एंड सैप 2000। दोस्तों ये सारे स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है। जनरली हम सैप 2000, रेविट और स्टैट्रो यूज करते हैं और ऑटोकेड ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईजीएल, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। ईजीएल का फुल फॉर्म क्या है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। देन the first class brick should not absorb water more than 20%। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो 20% ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। देन नंबर्स ऑफ ब्रिक यूजेड इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, 1 क्यूबिक मीटर का अगर ब्रिक वर्क हो उसके अंदर कितनी ब्रिक्स लगेगी, तो 500 ब्रिक्स दोस्तों ज्यादातर लगेगी, ठीक है। 1 मीटर की में 500 ब्रिक कंज्यूम होती है। देन द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो दोस्तों 25% होती है जैसे, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी है वो पोर्टलैंड सीमेंट की 0.25% के करीब होती है, जो हम कंसिस्टेंसी जो ये ऑपरेटर्स है, विकार्ड ऑपरेटर उसके अंदर टेस्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, वो एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड, ऑब्वियसली का जो एक्सपेंशन है राइट, तो वो किससे टेस्ट किया जाता है, तो साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, वो साउंडनेस टेस्ट हम यूज करते हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अचीव्ड आफ्टर 20 डेज। आपको आईएस कोड के हिसाब से जो पूरी स्ट्रेंथ है कंक्रीट क्यूब की वो कंक्रीट की 28 दिन बाद आ जाती है। उसके बाद है व्हाट इज द 53 इन द सीमेंट 53 ग्रेड राइट, 50 सीमेंट 53 ग्रेड जो होता है उसके अंदर 53 क्या है, तो इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, मतलब दोस्तों 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो है सीमेंट की स्ट्रेंथ दोस्तों वो इंडिकेट करता है। देन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर आरसीसी, आरसीसी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करना चाहिए, तो M20 ग्रेड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें यूज करना चाहिए। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA, EIA का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR का फुल फॉर्म है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी सीमेंट, तो इनिशियल सेटिंग टाइम लेस देन 30 मिनट एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम है दोस्तों वो 600 जो मिनट है उससे ज्यादा होना चाहिए राइट, अराउंड 600 मिनट के करीब दोस्तों वो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों सिविल इंजीनियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब